हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल केवी ट्यूटर तनुजा। बच्चों, आज हम हिंदी पाठ 8 सत्रिय और बिहू नृत्य के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, इस पाठ में सत्रिय और बिहू दो नृत्य हैं, उनके बारे में बताया गया है। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, आप इसे ध्यान से पढ़ें। भारत एक विशाल देश है। इसकी रंग बिरंगी, सुंदर, प्राचीन और जीवन से भरी संस्कृति पूरी दुनिया में अनोखी है। अनोखी है मतलब निराली है। भारत के प्रत्येक स्थान का नृत्य, संगीत, कला, खान पान, भाषा, पहनावा, रहन सहन के तरीके, सब कुछ इतना मोहक है कि पूरी दुनिया के लोग भारत की ओर खींचे चले आते हैं। इस पाठ में भी एक परिवार है। एक परिवार दूसरे देश से भारत आया है। आइए पढ़ते हैं कि वे कौन हैं, भारत में कहाँ से आए हैं और क्यों आए हैं। बच्चों, जैसे आपने देखा होगा कहीं बाहर दूर और लोग जो फॉरेनर्स होते हैं वो हमारे यहाँ भारत को देखने आते हैं, तो ये वैसे ही एक परिवार है जो यहाँ पर आया है भारत, और उनको यहाँ पे देखकर कैसा लगता है, तो इस चीज के बारे में इस चैप्टर में बताया गया। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में। तो चलिए शुरू करते हैं। एंजेला लंदन के जाने माने इलाके केंजिंगटन में रहती थी। एंजेला एक नाम है एक लेडीज का। उसका स्कूल घर से दूर नहीं था। उसका स्कूल घर से दूर नहीं था। बच्चों, एंजेला लेडी नहीं है, एक बच्ची है, ठीक है। और उसका स्कूल है वो घर के पास ही है। उसका कोई सगा भाई बहन भी नहीं था। उसे जेम्स और कीरा नाम के दोस्तों के साथ समय बिताना पसंद था। उसके दोस्तों का नाम क्या था? जेम्स और कीरा। वे सब आपस में मिलकर कई काल्पनिक खेल खेला करते थे। काल्पनिक मतलब इमेजिन, जैसे इमेजिन कर करके। उन्हें ऐसी कहानियों का पात्र बनने में मजा आता था जिसमें दूर दराज की दुनिया का जिक्र हो। ठीक है बच्चों। तो एंजेला को हर उस कहानी से प्यार था जिसमें उसे ताजमहल, आईफिल टावर या कोलोजियम की यात्रा पर जाना हो। मतलब उसके खेल में उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जल्दी ही यात्राओं की उसकी ये कहानियां सच साबित होने वाली हैं। बच्चों, जैसे वो अपने दोस्तों के साथ खेला करती थी, कुछ ऐसे मतलब ऐसे गेम खेला करती थी जिसमें वो कुछ कैरेक्टर प्ले कर रही हो और उसको ताजमहल घूमने जाना हो, आईफिल टावर घूमने जाना हो, तो वो ऐसे खेल खेला करती थी। तो क्या हुआ, उसका ये सपना सच होने वाला था और उसको इस चीज का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। ठीक है। एंजेला की माँ एलेक्जेंड्रा एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता थी। ठीक है। उन्हें लंदन की ब्रिटिश अकादमी से असम की नृत्य परंपरा पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए वित्तीय मदद दी गई थी। क्या हुआ था, जो एंजेला की माँ थी वो एलेक्जेंड्रा एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता थी, और उसमें क्या होता है कि जैसे कि उन्हें लंदन की ब्रिटिश अकादमी से असम की नृत्य परंपरा के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री बनानी है। तो उसमें जो असम जाएंगी वो असम के नृत्य के बारे में जानकारी करेंगी, उसके डॉक्यूमेंट्स बनाएंगी, उनके बारे में लिखेंगी पूरा। तो इसलिए उनको वित्तीय मदद, मतलब उनको पूरा उसका पैसे वैसे दिए गए थे, जैसे जैसे वो वहां जाकर अपना वहां पे रहकर पूरी उसकी परंपरा के बारे में जानकारी कलेक्ट करके और ला सके। ठीक है। पेचीदा बात यह थी कि उनके पास इस काम को करने के लिए सिर्फ एक महीने का वक्त था। उन्होंने एंजेला के स्कूल से उनकी बसंत की छुट्टियों को एक हफ्ते और बढ़ाने की अनुमति भी ले ली थी। ठीक है। अब उन्हें जाना था असम डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, एंजेला के स्कूल में बात की और उसकी छुट्टियों को बढ़ाने की अनुमति भी ले ली, जिससे एंजेला और उसके पिता ब्रायन भी उनके साथ जा सके। ठीक है। उनके पिता का नाम था ब्रायन, माँ का नाम था एलेक्जेंड्रा, बेटी का नाम था एंजेला। एंजेला बहुत जल्दबाजी में बनाई गई इस यात्रा की योजना से हैरान थी, पर उसकी माँ समय से यह काम पूरा कर सके, इसलिए वे सभी जल्दी ही तैयार हो गए। जब तक एंजेला कुछ समझ पाती तब तक वह लंदन से नई दिल्ली होते हुए गुवाहाटी की उड़ान पर थी। ठीक है बच्चों, इसमें क्या है, अब जब तक एंजेला कुछ समझ पाती
कि वो उसके मतलब वो कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है। जब तक क्या हो गया था, तब तक वह लंदन से नई दिल्ली होते हुए गुवाहाटी की उड़ान पर थी। यात्रा के दौरान माँ ने एंजेला को असम की खूबसूरती के बारे में कुछ बातें बताई। ठीक है, उसको असम के बारे में बताया, उसके वहाँ पे क्या क्या है, इस सब की चीज़ों के बारे में बताया। असम भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है। ठीक है बच्चों, जिसे अपने वन्य जीवन, रेशम और चाय के बागानों के लिए जाना जाता है। असम में ज़्यादातर चाय के बागान हैं, इसलिए ही वो उसके लिए फेमस भी बोला जाता है। इसके साथ असम में नृत्य की भी एक समृद्ध परंपरा है। मतलब असम में एक बहुत फेमस नृत्य भी है। ठीक है, अलेक्जेंड्रा की डॉक्यूमेंट्री के केंद्र में असम के जनजीवन में नृत्य के महत्व को तलाशना था। तो जो उसकी माँ का क्या काम था, जो उसको फिल्म बनानी थी, डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनानी थी, असम के जनजीवन में नृत्य के महत्व को तलाशना था, कि मतलब असम के लोग है जो उनके जीवन में इस नृत्य का कितना महत्वपूर्ण है वो। अलेक्जेंडर की डॉक्यूमेंट्री के केंद्र में असम के जनजीवन के नृत्य को महत्व को तलाशना था। वे जब यहाँ आ रहे थे तब अप्रैल का महीना चल रहा था। असम में यह नए साल का वक्त होता है। ठीक है बच्चों, तो असम में नया साल का वक्त कब होता है? अप्रैल के महीने का जो समय होता है वो नया साल होता है। ठीक है, बसंत के आने की खुशी में वे सभी एक त्योहार मनाते हैं जिसे बिहू कहा जाता है। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को ध्यान रखना कि असम में बनाए जाने वाले त्योहार को बिहू कहते हैं और इसका जो नृत्य होता है उसको भी बिहू ही कहा जाता है। ठीक है, एंजेला उसी रात इसे देखने जाने वाली थी। ठीक है, उसी रात इसे देखने जाने वाली थी जिस रात वो वहां पर असम पहुंचे थे। गुवाहाटी के एक होटल में सामान्य होने के बाद वे उसी शाम पास के एक गांव मंगल में गए। ठीक है, गांव पहुंचने पर माँ ने एंजेला को बताया कि बिहू एक कृषि आधारित त्योहार है, मतलब वो एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है। ठीक है, तो भारत में जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा किसानों का है। ठीक है, असम में बिहू, ठीक है बच्चों, असम में बिहू साल में 3 बार बनाया जाता है। बच्चों इसके बीच में कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ और आप भी इन क्वेश्चंस को ध्यान रखना। जैसे कि असम में बनाए जाने वाले त्योहार को बिहू कहते हैं और ये साल में 3 बार बनाया जाता है। असम में जो अप्रैल का महीना होता है वो नए साल का महीना होता है। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जब किसान बीज बोते हैं तब मनाया जाता है ये त्योहार। ठीक है, 3 बार कैसे मनाया जाता है देखो। सबसे पहले जब किसान बीज बोते हैं, फिर जब वे धान रोपते हैं। धान रोपने का मतलब क्या होता है बच्चों? ठीक है बच्चों, जैसे कि बीज लगाने के बाद जब धान के छोटे छोटे से पौधे उग जाते हैं बीज लगाने के बाद, ठीक है, तो फिर उन जो पौधे उग जाते हैं छोटे छोटे, उनको एक लाइन में लगाया जाता है तरीके से। ठीक है, इसे धान रोपना कहते हैं। ठीक है बच्चों, और फिर तब जब खेतों में अनाज तैयार हो जाता है, मतलब जब अनाज बन जाता है तो उन्हें जब काटा जाता है, जब बनाया जाता है, और फिर जब खेतों में अनाज तैयार होता है। ठीक है बेटा, एक तो साल में 3 बार बनाया जाता है। कैसे? एक जब किसान बीज बोते हैं, फिर वो जब धान रोपते हैं। धान रोपने का मतलब होता है छोटे छोटे पौधों को लाइन से लगाना, धान रोपना कहलाता है। ठीक है, और फिर जब खेतों में अनाज तैयार हो जाएगा जब मनाया जाता है। इस तरीके से 3 बार ये त्योहार मनाया जाता है। एंजेला कार से उतरी, वहां आसपास उत्सव जैसा माहौल देखकर वह हतप्रभ रह गई। मतलब वो एकदम हैरान, और मतलब बहुत उसका जो व्यवहार था वो थोड़ा सा अलग सा ही था और वो बहुत अचंभित हो गई उस सब चीजों को देखकर। वहां एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे मंच बनाया गया था। अब ये सब चीजें उसके लिए बिल्कुल न्यू थी, तो वो देखकर बहुत अचंभित सी हो गई थी। उसने पहले ऐसे कभी भी नहीं देखा था, ऐसा फेस्टिवल, ऐसा त्योहार, ऐसी जगह। ठीक है बच्चों, वह जगह लोगों से भरी हुई थी। एंजेला ने एक पेड़ के नीचे एक साथ इतने लोगों को पहले कभी नहीं देखा था। ठीक है, वहां खुले आसमान के नीचे लोगों के बीच बैठकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह आश्चर्यजनक रूप से किसी टाइम मशीन में आकर बैठ गई हो। ठीक है, उसे कैसा फील हो रहा था? जैसे वो किसी टाइम मशीन में बैठी हो। तो आप समझ सकते हैं कि वो कितनी ज्यादा एक्साइटेड है, कितनी ज्यादा खुश है वहां पर। ठीक है,
या क्या वह उस वक्त किसी सपनों की दुनिया में थी। ठीक है, उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई सपना देख रही है और सपनों की दुनिया में है। वह मंत्र मुग्ध होकर मतलब एकदम मगन होकर वहां लड़के लड़कियों को बसंत ऋतु के आगमन पर नृत्य करते देख रही थी। ठीक है, एकदम मतलब एकदम मगन होकर। एंजेला ने इस बात पर ध्यान दिया कि लड़कों ने वाद्य यंत्र ले रखे हैं। ठीक है, वाद्य यंत्र कोई इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, वो ले रखे हैं। ठीक है बच्चों, तो वाद्य यंत्र क्या होता है? एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, तो उन्होंने वो लड़कों ने हाथ में ले रखा था और लड़कियों ने लाल और बादामी रंग की गहरी डिजाइन वाली खूबसूरत पोशाक पहन रखी थी। पोशाक मतलब एक ड्रेस पहन रखी थी। ठीक है, वे सभी काफी रंगीन और मस्त लग रहे थे। उनका हिलता डुलता शरीर हाथ पैर की हलचल से समझ आ रहा था कि वे मौज मस्ती के नृत्य में खोए हुए हैं। उसकी इच्छा हुई कि वह भी अपने घर पर बसंत के आगमन पर ऐसे ही नृत्य करेगी। ठीक है बच्चों, बिहू नृत्य और इसके उत्सव से अचंभित एंजेला और उसके परिवार ने इसके साथ साथ लजीज पकवानों का पूरा आनंद लिया। जब वे वापस लौटे तब माँ ने एंजेला से पूछा कि उसे बिहू कैसा लगा। एंजेला के मन में कई तरह के विचार चल रहे थे। उसे अच्छा लगा कि इस उत्सव और नृत्य दोनों को बिहू कहा जाता है। उसने माँ से पूछा कि क्या संगीत और नृत्य सिर्फ त्योहारों पर ही होते हैं। माँ ने बताया, पूरी दुनिया की संस्कृतियों में लोग नृत्य और संगीत से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। खासतौर पर भारत में बहुतायत ऐसा होता है। ठीक है बच्चों, इसमें ये बताया जा रहा है कि जो संगीत है और नृत्य है वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का, खुशी मनाने का तरीका होता है। ठीक है, और ज़्यादातर भारत में ऐसा होता है, त्योहार मनाए जाते हैं। ऐसे बाहर की कंट्रीज में ऐसा कोई त्योहार मनाना ऐसा कोई चलन नहीं है। भारत में बहुत ज़्यादा त्योहार मनाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, असम का बिहू नृत्य ग्रामीण जनजीवन के साथ साथ फसल लगाने से लेकर बसंत के आगमन तक से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है। ये फसल के बोना, काटना, छटाई उटाई इन सब से रिलेटेड होता है। ठीक है बच्चों, एंजेला की माँ अगले कुछ दिन डॉक्यूमेंट्री के तथ्य जुटाने और साक्षात्कार लेने में व्यस्त रही। ठीक है, मतलब वो अपने काम में बिजी थी। साक्षात्कार मतलब क्या होता है? इंटरव्यू लेना एक तरीके से। ठीक है ना, जैसे वो इंटरव्यू लेने में व्यस्त थी। एंजेला ने काफी सारी बातों पर दूर से ही गौर किया। उसने महसूस किया कि लंदन के जीवन से यहाँ सब कुछ कितना अलग था। उसे अपनी माँ पर गर्व हुआ कि वे एक वैज्ञानिक कहानीकार की तरह हैं जो अपनी फिल्मों के द्वारा बहुत सी चीजों के एक साथ दिखाते हैं। ठीक है बच्चों, वो उसको अपनी उसकी माँ की जो जॉब थी उससे वो बहुत खुश हुई और उसे गर्व हुआ कि मेरी माँ वैज्ञानिक कहानीकार की तरह काम करती है। ठीक है, अगले दिन वे उत्तरी असम की तरफ रवाना हुए। ठीक है, जहाँ सभी सत्रों अर्थात मठों की पीठ है। ठीक है, सत्रों अर्थात मठों की पीठ है। ठीक है बच्चों, तो सत्र क्या होता है? सत्र मतलब ऐसा स्थान जहाँ पे धार्मिक गतिविधियां हो, जैसे कि मंदिर होता है, वैसे ही वहाँ पे सत्र कहा जाता है। यहाँ पे बहुत सारे मठ हैं। ठीक है बच्चों, वे सभी एक सत्र के पास रहने के लिए जाने वाले थे। ठीक है, और सत्रीय नृत्य का फिल्मांकन करने वाले थे। जब वे दक्षिणापथ सत्र पहुंचे तब वहां उनकी मुलाकात रीना सेन से हुई, जो असम की एक जानी मानी लेखिका हैं। ठीक है, उस हफ्ते उन लोगों को रीना सेन के घर पर ही रुकना था। रीना आंटी की एक बिटिया थी, अनु। ठीक है, अनु और एंजेला ने तुरंत एक दूसरे की तरफ देखा। उन दोनों की ही उम्र 10 साल थी। ठीक है बच्चों,
उन दोनों की उम्र 10 साल थी। अब जैसे हम सेम उम्र के होते हैं, जैसे आपका भी आप किसी फ्रेंड के घर लेके जाती है आपकी मम्मी, और आपके कोई वहाँ पे एकदम आपकी ही उम्र का कोई बच्चा मिल जाता है, तो आप दोनों जल्दी से फ्रेंड बन जाते हैं। तो वो दोनों भी एक दूसरे को देखकर और उनको ऐसा लगा जैसे वो मतलब फ्रेंड बन गए वो दोनों, ठीक है। तो दोनों ने अंग्रेजी में बातचीत शुरू करी। अनु ने एंजेला को कुछ असमिया शब्द भी सिखाए। असम के शब्द, जो असम की जो भाषा होती है उसे असमिया कहा जाता है, ठीक है ना। तो एंजेला को अन्नू के खिलौने बहुत अच्छे लगे, जो थोड़े अलग तरह के थे। गुड़िया, लकड़ी के खिलौने और नारियल की जटा से बने घर, कितने अनोखे खिलौने। उसने लंदन में ऐसे खिलौने कभी नहीं देखे थे। अन्नू का पसंदीदा खिलौना लकड़ी का बना तीर कमान था, जिसे लेकर उसे राम बनना बहुत अच्छा लग रहा था। ठीक है बच्चों, वो खिलौनों से खेल रहे थे, तो जो एंजेला थी उसको क्या बनना अच्छा लग रहा था? राम बनना अच्छा लग रहा था। एंजेला इसकी विरोधी बनी, जिसे लेकर राम बनना उसे अच्छा लग रहा था। एंजेला इसकी विरोधी बनी। शक्तिशाली रावण, वे एक साथ खेल खेल रहे थे। ठीक है बच्चों, तो इसमें अन्नू राम बनी थी और एंजेला उसकी विरोधी शक्तिशाली रावण बनी थी। ठीक है, वे एक साथ खेल रहे थे। उस कूदफांद और लड़ाई का कोई अंत नहीं था। मतलब वो अपने खेल में बहुत मस्त थे। एंजेला और अन्नू ने देखा कि अलेक्जेंडर ने वैष्णव मठ के सभागार में नृत्य एंजेला और अन्नू ने देखा कि अलेक्जेंड्रा ने वैष्णव मठ के सभागार में नृत्य कर रहे युवा साधुओं का फिल्मांकन किया। एंजेला आश्चर्य से सोच रही थी कि क्या सत्रीय नृत्य सिर्फ लड़कों और पुरुषों के लिए है। एंजेला और अन्नू सोच रहे थे कि काश वे भी इन युवा साधुओं की तरह गा सकते, नृत्य कर सकते और छद्म युद्ध लड़ सकते। माँ ने एंजेला को बताया कि 20वीं शताब्दी के मध्य में कुछ साधु मठों से बाहर आकर पुरुष और महिलाओं को सत्र सिखाने लगे। ठीक है बच्चों, माँ ने एंजेला को क्या बताया कि 20वीं शताब्दी के मध्य में कुछ साधु मठों से बाहर आकर, मतलब एक तरीके से अपने ग्रुप से बाहर आकर पुरुषों और महिलाओं को सत्रीय नृत्य सिखाने लगे। शुरू में ऐसे साधुओं को मठों से बाहर निकाल दिया गया, लेकिन आधुनिक दौर में महिला सत्रीय कलाकारों के लिए मंच पर नृत्य करना आम बात हो गई, मतलब नॉर्मल हो गया बाद में ये सब। उस रात माँ महिला सत्रीय नृत्यांगनाओं का फिल्मांकन करने वाली थी। एंजेला बहुत उत्साहित थी। उसने रीना आंटी से आग्रह किया कि अन्नू को भी सत्रीय नृत्य में महिला नृत्य को देखने के लिए साथ आने दे। आंटी ने स्वीकृति दे दी, मतलब उन्होंने इजाजत दे दी, परमिशन दे दी। उस रात अन्नू और एंजेला सत्य नृत्य देखने गए, जिसमें भगवान विष्णु के 2 द्वारपाल जय विजय की कहानी थी। ठीक है बच्चों, पर्दा उठा और एंजेला ने देखा कि सफेद पगड़ी नुमा टोपी में 2 महिलाएं नृत्य और नाटक की शैली में कमाल का अभिनय कर रही थी। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी, उन दोनों ने देखा कि किस तरह जय और विजय ने कई बड़े ऋषियों को भगवान विष्णु से मिलने नहीं दिया, क्योंकि उस वक्त भगवान विष्णु सो रहे थे। वे ऋषि नाराज हो गए। उन्होंने जय विजय को असुर बनने का श्राप दे दिया। असुर मतलब राक्षस बनने का श्राप दे दिया। भगवान विष्णु की नींद जब टूटी, तब उन्हें अपने द्वारपालों को बचाने के लिए आना पड़ा। उन्होंने वचन दिया कि वे जय और विजय को मारकर उन्हें श्राप से बचा लेंगे। बाद में जय और विजय दोबारा भगवान विष्णु के द्वारपाल बने। एंजेला को यह कहानी नाटकीय और दिलचस्प लगी। सत्रीय महिला नृत्यांगनाओं ने जिस प्रकार की शक्ति, बल और आकर्षण प्रदर्शित किया, वह अद्भुत था। एंजेला को लगा कि उन महिला कलाकारों की प्रस्तुति सत्य नृत्य करने वाले पुरुष कलाकारों से भी बेहतर थी। इसके बाद के दिनों में अन्नू और एंजेला ने के ख्यालों में बस सत्य नृत्य ही घूम रहा था। मतलब वो इतने इसके बारे में सोच रही थी कि वो सिर्फ पूरे दिन इनके बारे में ही सोचती थी। उनके दिमाग में सिर्फ सत्रीय नृत्य ही चलता रहता था।
उन दोनों ने स्वर्ग के द्वारपाल जय विजय की तरह हथियार और तलवार चलाते हुए नृत्य किया। अलेक्जेंड्रा बच्चों की इस उत्सुकता को समझ गई और वे उन्हें सत्रिया कलाकारों के होने वाले साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू में साथ लेकर गईं। एंजेला और अनु बहुत खुश थी। उन्हें नृत्यांगनाओं के नाम प्रिया और रीता थे। उन नृत्यांगनाओं के नाम प्रिया और नीता थे। वे लड़कियों को सत्रिय और बिहू की कुछ खूबसूरत मुद्राएं और बारीकियां सिखा रही थी। एंजेला अत्यधिक प्रसन्न थी। वापस लौटने के बाद भी वह चलना खाने और यहाँ तक कि खेलने के दौरान भी नृत्य करती रही। वापस लंदन जाने के बाद वह उन सभी रिकॉर्डिंग्स को देखती रही जो उसकी माँ ने रिकॉर्ड की थी। पूरे उत्साह के साथ वह असम की समृद्ध नृत्य परंपरा को याद करती रही। रंग बिरंगा सत्रिया और आनंदित करने वाला बिहू। माँ उसकी गहरी रुचि को समझ गई और उन्होंने पापा के साथ मिलकर एंजेला के लिए असमी नृत्य पर एक शानदार योजना तैयार की। ठीक है, एंजेला ने लंदन में अपनी कक्षा में स्वयं किए गए नृत्यों की वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ उसका प्रदर्शन किया। उसके सहपाठियों और शिक्षकों को यह बहुत पसंद आया। एंजेला इस बात से बहुत रोमांचित थी कि वह असम के खूबसूरत नृत्यों की झलक उन सभी को दिखा पाई। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। माँ को भी हर बार ऐसे ही अच्छा लगता होगा जब वे कोई फिल्म बनाती होंगी। अब एंजेला के पास अपने लिए असम के नृत्य बिहू और सत्रिया के साथ अपना खुद का मनोरंजन था। ठीक है बच्चों, तो ये आपका पाठ था। इसकी लेखिका जया मेहता है, अनुवादक शिवेंद्र कुमार सिंह है। ठीक है, अब हम जल्दी से ये लेखिका से परिचय एक बार देख लेते हैं। जया मेहता एक नृत्यांगना है, लेखिका है, शिक्षिका है और आप जैसे बच्चों की मित्र भी हैं। इसलिए तो वे इतनी सरलता से आपके लिए भारतीय नृत्यों की सुंदरता और बारीकियों को शब्दों में पिरो लेती हैं। ठीक है बच्चों, इनका जन्म कब हुआ था? 1977 में हुआ था। यह पाठ उनकी भारतीय नृत्यों से जुड़ी एक पुस्तक नृत्य कथा से लिया गया। ठीक है बच्चों, ये पाठ कहाँ से लिया गया है? नृत्य कथा से लिया गया है, जिसका हिंदी अनुवाद किसने किया है? शिवेंद्र कुमार सिंह ने, और चित्रांकन किया है सुरभा नतालिया ने किया है। जया मेहता स्वयं भी ओडिसी नृत्य में पारंगत है और कई वर्षों से देश विदेश में नृत्य प्रस्तुतियां दे रही हैं। ठीक है बच्चों, दैट्स ऑल। ये आपका पाठ था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और बच्चों, इसकी नेक्स्ट वीडियो प्रश्न उत्तर की आएंगी, जरूर देखिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।